Hello students, in this video we will discuss scientific management principles which are developed by Mr. F.W. Taylor. By giving these principles, F.W. Taylor became famous as a father of scientific management. Before starting principle, we will discuss background and history of Mr. F.W. Taylor. Mr. F.W. Taylor was born in 1856 in USA. In 1878, he joined Midwell Steel Company as a mechanical engineer. Using his engineering background, मीन्स जो F.W. टेलर थे वो इंजीनियर थे, हेनरी फ्योल भी इंजीनियर ही थे. F.W. Taylor set out scientific studies and technique. F.W. Taylor principles and techniques were based on the observation he conducted in the factories where methods of production lacking planning and working methods were haphazard. ये जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ उन्होंने काम करते वक्त जो भी प्रॉब्लम्स फेस की थी फैक्ट्रीज़ में, लाइक मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, लैक ऑफ प्लानिंग, वर्किंग मेथड्स, तो उन्हीं के बेसिस पे इन्होंने ये अपने प्रिंसिपल्स जो बनाए हैं ये डेवलप किए हैं. F.W. Taylor published books and research paper explaining his scientific view on industrial organization and management. He made major contribution by publishing shop management, piece wage rate system and principle of scientific management. He is also known as the father of scientific management. तो ये हम लोग ने समझा कि जो बैकग्राउंड है F.W. टेलर का वो क्या है. ही वर्क्स एज अ इंजीनियर के तौर पे काम किया इन्होंने. जिस फैक्ट्री में इन्होंने वर्क किया है, जहाँ इन्होंने पूरा अपना लाइफ स्पेंड किया, उसके बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हर फैक्ट्री में वर्क करने वालों को या हर मैनेजर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. उनके बिना हमारा मैनेजमेंट उतना प्रॉपर नहीं होगा. और ये जो प्रिंसिपल हैं ये साइंटिफिक तरीके से बनाए इन्होंने, मीन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे ये बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल्स. Student, as we know, father of scientific management is F.W. Taylor. But what is scientific management? ये scientific management क्या होता है? Scientific management can be defined as application of science for each and every element of management in general language. It means apply scientific tools and methods and train personnel in order to increase output. सिंपल सी बात है. साइंस में क्या होता है? साइंस में जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो किसके बेसिस पे बने हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड हैं. अब वही साइंस के जो एप्लीकेशन हम लगाएंगे, साइंस का जो हम यूज़ करेंगे, वो हर मैनेजमेंट के हर एलिमेंट में हम उसका यूज़ करेंगे. मतलब मैनेजर जो भी डिसीजन लेगा वो साइंटिफिक तरीके से लेगा. ऐसे भी कोई हिट एंड मिस मेथड उसमें नहीं चलेगी, कोई इंट्यूशंस नहीं चलेंगे. साइंटिफिक तरीके से हर चीज़ का डिसीजन, हर मेथड्स को फॉलो किया जाएगा. ट्रेंड पर्सनल को ही अपॉइंट किया जाएगा ताकि हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो सके. एक डेफिनेशन मैंने यहाँ F.W. टेलर की, ये तो मीनिंग था, एक डेफिनेशन मैंने F.W. टेलर की यहाँ ऐड की हुई है. साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे. पहले तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ये बोलता है एग्जैक्टली हमें ये पता लगाना है कि हमें एक व्यक्ति जो आपके यहाँ काम कर रहा है उससे काम क्या करवाना है. काम बताने के बाद आपको ये देखना है कि वो बेस्ट और चीपेस्ट वे में उस वर्क को करता है या नहीं. क्योंकि बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन मोटिव होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन विथ मिनिमम कॉस्ट. तो ये फॉलो होना बहुत ज़रूरी है. Okay, so students, let's move to the first principle given by Taylor, that is science not a rule of thumb. According to this principle, Taylor insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry, not on the intuition, experience and hit and miss method. Taylor ने क्या बोला है कि जो भी वर्क हमारे मैनेजमेंट अथॉरिटी करती है या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क होता है वो साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस होना चाहिए. सिर्फ ये इंट्यूशंस पे या एक्सपीरियंस, मैनेजर का जो पुराना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे या हिट एंड मिस मेथड के बेसिस पे नहीं होना चाहिए. ही सेज दैट देयर मस्ट बी कीप थिंकिंग बिफोर डूइंग विच इज़ नॉट इन केस ऑफ रूल ऑफ थंब. आपको हमेशा काम करने के पहले सोचना है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन पे उसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है. रूल ऑफ थंब इज़ अ डिक्टेटरशिप. जो रूल ऑफ थंब है वो क्या है? इट इज़ अ डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर वेयर साइंटिफिक डिसीजंस आर
based on cause and effect and scientific measurements of method and way of production. Taylor says that there is only one best method to maximize efficiency which can be developed through work study and analysis. टेलर ये बोलते हैं कि आपको हिट एंड मिस मेथड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है. आप हर चीज़ की साइंटिफिक इंक्वायरी करिए. अगर आप चाहते हैं कि आपके वर्कर मैक्सिमम वर्क करें, उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाओ, उनकी एफिशिएंसी को आप इम्प्रूव कर पाओ, तो आप उन्हें काम जब भी दो तो उनकी वर्क स्टडी करके दीजिए और एनालिसिस करके दीजिए. वर्क स्टडी मतलब जो उनका आप पहले एक्सपीरियंस जो आपका है वर्कर का नज़र रखिए. वर्कर कितने घंटे काम कर सकता है, क्या उसकी कैपेसिटी है, उसके बेसिस पे ही उसे वर्क दिया जाए तो वो अपना बेस्ट एफिशिएंसी के साथ और बेस्ट इफेक्टिवनेस के साथ वर्क कर पाएगा. अदरवाइज कोई भी वर्क टाइम पे और बेस्ट एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है. Here I have added one example, that is time required to do a particular job must be decided by the manager on the basis of past experience. मैनेजर अपने past experience के basis पे जो वर्कर वर्क करता है उसके basis पे ही उसे particular job दे. हिट एंड मिस मेथड के basis पे देने से कोई फ़ायदा हमको नहीं मिलेगा. Second principle of Taylor is harmony not discord. Here harmony means unity. Here in this principle we will discuss about unity. In every organization there are two groups of people, वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो दो ग्रुप तो होते ही हैं. एक पीपल का ग्रुप हो, एक वर्कर्स का ग्रुप होता है और एक होता है मैनेजमेंट का ग्रुप. बोथ द ग्रुप्स आर राइवल ऑफ ईच अदर. ये सबसे बड़े दुश्मन होते हैं एक दूसरे के. वर्कर हमेशा क्या फील करते हैं, दे आर अंडरपेड एंड ओवरबर्डन विद द वर्क एंड मैनेजमेंट ऑलवेज फील व्हाट, द वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग. इन दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट देयर इज अ नीड फॉर बोथ द ग्रुप्स टू चेंज देयर एटीट्यूड फॉर ईच अदर. जरूरत क्या है कि दोनों ही ग्रुप्स, वर्कर ग्रुप एंड मैनेजर ग्रुप, एक दूसरे के लिए अपना एटीट्यूड चेंज करें. राइवल बन के काम करने से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकते. देयर इज अ नीड फॉर मेंटल रिवॉल्यूशन. ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था 1 मार्क्स में. व्हाट इज मेंटल रिवॉल्यूशन? मेंटल रिवॉल्यूशन मीन्स चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स ग्रुप एंड द मैनेजमेंट ग्रुप. मेंटल रिवॉल्यूशन विच मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर. दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर. टेलर फील्स दैट प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय. अगर आपके एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों प्रॉस्पेरियस हैं तो वो अपना बेस्ट वर्क दे पाएंगे, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन ही सफर करेगा. यहां मैंने एक एग्जांपल डाला हुआ है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर इज टू अर्न मोर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर ईच अदर. Objective, the workers can earn more by producing more which will help in maximizing the production. मेन ऑब्जेक्टिव वर्कर का क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहता है, वो वेजेस ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है. पर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बेस्ट हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए उनका प्रोडक्शन. तो हमेशा इनके बीच में लड़ाई होगी. तो उससे बचना है तो सीधी सिंपल फंडा है कि आप वर्कर्स को ऑब्जेक्टिव दे दीजिए या टास्क उनके लिए सेट कर दीजिए कि आप जो भी प्रोडक्शन करोगे आपकी वेजेस उस हिसाब से रहेगी. तो ऐसे में वो प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेट होंगे तो मैनेजमेंट का वर्क भी हो जाएगा और उनका टास्क भी पूरा हो जाएगा. प्रोडक्शन के हिसाब से उनको मनी मिलेगा तो इनकी इनकम भी अर्न हो जाएगी. सिंपल. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में मेन हमें फोकस करना है वर्कर्स ग्रुप पे और मैनेजमेंट ग्रुप पे. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ये जो प्रिंसिपल है ये एक्सटेंशन है किसका, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल का. उसी का एक नया रूप है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर मस्ट बी कैरीड ऑन इन कोऑपरेशन विथ ईच अदर विथ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर. टू हैव ऑपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड दे शुड बी रिवार्डेड फॉर देयर सजेशन. एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड नॉट गो टू स्ट्राइक एंड मेक रीजनेबल डिमांड्स. देयर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम. क्या बोला गया है, ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोऑपरेशन होना चाहिए या म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए वर्कर के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में. ऐसे में क्या होगा, वर्कर्स कभी जो स्ट्राइक पे जाते हैं, फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स वर्कर की होती हैं, वो स्टॉप हो जाएंगी. वर्कर से भी सजेशन, मैनेजमेंट जब भी कोई डिसीजन लेता है तो वर्कर से भी सजेशन ले एंड वर्कर्स जो भी सजेशन देते हैं उसके बदले में उनको कुछ रिवॉर्ड दिया जाए. तो ऐसे में क्या होगा, एक परफेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा. अगर हम चाहते हैं कि हमारे वर्कर सेटिस्फाई रहें तो हमें उनकी बातों को भी, उनकी सजेशंस को भी सुनना ज़रूरी है ताकि उनको ये फील हो कि उनका भी इक्वल डिवीज़न है वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में.
यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, वाइल असाइनिंग जॉब टू द वर्कर्स, इफ मैनेजमेंट आस्क देम अबाउट देयर इंटरेस्ट देन वर्क असाइन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, डेफिनेटली वर्कर्स विल परफॉर्म इट मोर इफिशिएंटली। सिंपल सी बात है कि जब भी आप अपने वर्कर्स को कोई वर्क देते हैं, जब भी मैनेजमेंट कोई वर्कर्स के लिए वर्क डिसाइड करता है, तो उससे पहले अगर उनके इंटरेस्ट को पूछ लिया जाए तो उसके बाद वो अपने वर्क को अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट अगर उनको वर्क दिया जाएगा तो वो अपने वर्क को बहुत इफिशियंटली करेंगे, तो उनके वर्क में एफिशिएंसी भी दिखेगी और इफेक्टिवनेस भी नज़र आएगी। तो हम चाहते हैं बेस्ट अगर वर्कर्स का, तो उनके इंटरेस्ट को चेक करके ही उनको वर्क अलॉट किए जाएं। दैट्स सॉल्व। यहाँ मैंने एक पिक्चर ऐड किया हुआ है। इस पिक्चर में जो मैनेजर है वो वर्कर को बोनस दे रहा है उसके सजेशंस के लिए। ऐसे में क्या होगा, वर्कर्स हमेशा मोटिवेट होते रहेंगे और भी इनके साथ साथ और भी वर्कर्स मोटिवेट होंगे अपने सजेशंस देने के लिए, और उस सजेशन के बदले उनके मन में ये रहेगा कि मुझे कुछ रिवार्ड मिलता है, तो वो नए नए पॉइंट्स, नए नए आइडियाज़ लेके आएंगे। इससे मैनेजमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इट इज़ नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी अ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन among the workers, not the feeling of individualism. Okay, so last principle of scientific management given by Taylor is development of workers to their greatest efficiency and prosperity. Industrial efficiency depends upon the efficiency of the workers, and workers' efficiency depends upon the proper training and their selection. So Taylor says that due care should be taken while selecting the employees, and after selecting them they must be given job according to their qualifications. सिंपल बोला है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्रियल इफिशिएंसी बढ़े, आप चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन और इफिशिएंट हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरत क्या है, इफिशिएंट वर्कर्स की ज़रूरत है। और वर्कर्स की इफिशिएंसी किस पे डिपेंड होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग पे डिपेंड होती है, प्रॉपर सिलेक्शन पर डिपेंड होती है। तो टेलर ने सिंपल ये बोला है इस प्रिंसिपल में कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंट हो, आपके वर्कर्स इफिशिएंट हो, तो उनको प्रॉस्पेरियस करना पड़ेगा। प्रॉस्पेरियस मतलब उनको प्रॉपर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए ताकि वो अपने वर्क को विद इन टाइम पूरा कर पाएँ। द जॉब मस्ट बी गिवन टू दैम अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस। एम्प्लॉय मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर अपडेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से बढ़ रही है, तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो अपग्रेड होता रहे, अपडेट होता रहे, ज़रूरत है उनकी अपडेशन की। सो दिस विल इंश्योर दैट आवर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी की और आपके वर्कर्स दोनों की प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, तो वर्कर का एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। और वर्कर एफिशिएंट तभी होंगे जब उन्हें उनके जॉब के, उनके ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग या उनके क्वालिफिकेशंस, उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको जॉब असाइन किया जाए। तो प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर केयर जो वर्कर्स की होती है वो उनके वर्क में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तब वो अपना मैक्सिमम एफर्ट्स हमारे जॉब के लिए दे पाते हैं। ये लास्ट प्रिंसिपल था साइंटिफिक मैनेजमेंट जो FW टेलर ने दिया था।